नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपीआरओ एआरओ के टेस्ट है। ये हमारा 8वां टेस्ट है, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं 140 क्वेश्चन। जैसे कि 140 में भी हम इसको 3 पार्टों में देखते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में भी हम 50 क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट में हम 50 क्वेश्चन देखते हैं, और पार्ट थर्ड में हम देखते हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है। आज से हमारा पार्ट 1 स्टार्ट होगा, टेस्ट 8 का। चलिए शुरू करते हैं। फुल टेस्ट है ये। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का सुझाव दिया गया। सेकंड है, इनके द्वारा ग्राम पंचायतों की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा करने का सुझाव दिया गया। सत्य कथन बताना है हमको, इसमें कौन सा सत्य है दोनों में से। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही और दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, यदि बात करें हम इसकी पंचायती राज समिति से, ये बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धतियों का सुझाव दिया गया, ये तो ठीक है। सेकंड की बात करें, इनके द्वारा ग्राम पंचायतों की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, जो स्थापना हुई थी वो अप्रत्यक्ष रूप से नहीं हुई थी, प्रत्यक्ष रूप से हुई थी। कैसे हुई थी? प्रत्यक्ष रूप से हुई थी। प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति का गठन जो हुआ था वो हुआ था आपका अप्रत्यक्ष तरीके से। ये हुआ था आपका अप्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा करने का सुझाव दिया गया। यानी कि इनको जो स्थापना है वो तो प्रत्यक्ष रूप से है और जो गठन है वो अप्रत्यक्ष रूप से है, इनको चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। यदि और हम देखें पंचायती राज समिति से संबंधित और समितियां देखें, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? ये आई थी आपकी 1957 में आई थी। कब आई थी बलवंत राय मेहता समिति? 1957 में आई थी। यदि और बात करें अशोक मेहता समिति की, अशोक मेहता समिति भी किससे संबंधित है? ये भी आपकी पंचायती राज से संबंधित है। मेहता समिति ये कब आई थी? ये आई थी आपकी 1977 में आई थी। यदि एक और समिति की बात करें हम, इसमें LM सिंघवी आई थी। LM सिंघवी समिति आई थी। सिंघवी समिति ये आई थी आपकी 1986 में आई थी, ठीक है। यदि बात करें हम GV राव की, GV राव समिति, GV राव समिति की बात करें तो ये आई थी आपकी 1985 में आई थी, ठीक है। यदि इनका क्रम देखें तो पहले पे ये आई थी 1957, फिर 1957 के बाद कौन सी आई? 1977, फिर 1977 के बाद बात करें तो कौन सी आई थी? GV राव, और फिर चौथे की बात करें तो LM सिंघवी, ठीक है। तो ये इसका क्रम भी ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका। दूसरा, कब इनकी गठन या स्थापना हुई है तो वो भी ध्यान रखेंगे, किससे संबंधित है ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ कथन दिए गए हमें और एक कथन एक कारण दिया गया है, ठीक है। कथन है, भारत का महान न्यायवादी न तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और न ही वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। कारण क्या है हमारे पास? उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन है हम AR दोनों सही हैं, RA की सही व्याख्या करता है। AR दोनों सही हैं, RA की सही व्याख्या नहीं करता है। A सही है, R गलत है, A गलत है, R सही है।
कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, भारत का महान न्यायवादी न तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और न ही वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। ठीक है, कारण है उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त है। ये भी ठीक है, दोनों ठीक हैं, लेकिन इसमें व्याख्या नहीं करेगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की बात करें, महान न्यायवादी की बात करें, तो ये भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और इसको भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील के उससे भी जाना जाता है, वकील के रूप में भी जाना जाता है। किस अनुच्छेद में आता है? यदि अनुच्छेद की बात करें इसके, तो ये आता है आर्टिकल कितने में आता है? 76 में आता है। यदि भाग की बात करें, किस भाग में आता है? पार्ट आता है 5 में। ठीक है, यदि इसकी नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसे उच्च विधि अधिकारी भी कहा जाता है, उच्च विधि अधिकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ सूची दी है, दूसरी तरफ सेकंड सूची दी है। एक तरफ फर्स्ट, एक तरफ सेकंड। राष्ट्रपति दिया है और राष्ट्रपति दिया है एक तरफ कार्यकाल दिया है उनके। ठीक है, देखिए जाकिर हुसैन के सामने दिया है 67-69, ज्ञानी जैल सिंह के सामने दिया है 82-89 और प्रतिभा पाटिल के सामने दिया है 2007 से 2012। APJ अब्दुल कलाम के सामने दिया 2002 से 2007। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल है 67 से 69 है, ज्ञानी जैल सिंह का जो है 82 से 89 है और प्रतिभा पाटिल का 2007 से 2012, APJ अब्दुल कलाम का 2002 से 2007। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 1 एक में ही है, बी का 2, बी का 3, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा का संगठन अनुच्छेद 80, लोकसभा का संगठन अनुच्छेद 81, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अनुच्छेद 88 और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यदि ये 88 में नहीं है तो किस अनुच्छेद में? ये है आपका अनुच्छेद 87 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। सत्य कथन बताना है हमें, केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका दोनों सही हो जाएंगे। न्यायालय की जो अवमानना है सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है और उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। ये भी ठीक है।
यदि बात करें हम सिविल अवमानना की, सिविल अवमानना का अर्थ क्या होता है? सिविल अवमानना का अर्थ, सिविल अवमानना का अर्थ होता है ऐसी सामग्री जिसका प्रकाशन या ऐसा कार्य करना, ऐसी सामग्री का प्रकाशन करना प्रकाशन करना या ऐसा कोई कार्य करना। और यदि आपराधिक मामले की, ये आपराधिक अवमानना की बात करें तो ऐसी नहीं, ये सिविल अवमानना नहीं है, ये आपराधिक अवमानना होगा। ठीक है, आपराधिक अवमानना। आपराधिक। ठीक है, यदि बात करें हम सिविल अवमानना की, सिविल अवमानना में क्या होता है? स्वेच्छा से किसी फैसले या आदेश का, आदेश या न्यायाधीश की अवहेलना करना। ठीक है, क्या होता है सिविल अवमानना का अर्थ? अवमानना, स्वेच्छा से किसी फैसले स्वेच्छा से किसी फैसले, आदेश या न्यायाधीश की अवहेलना करना, न्यायाधीश की अवहेलना करना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। जिसमें क्या क्या हो सकता है? आपराधिक अवमानना के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? ऐसी सामग्री जिसका प्रकाशन करना या ऐसा कोई कार्य करना। जिसमें क्या क्या आ सकता है? जैसे कि जिसमें न्यायालय की स्थिति को कमतर आंकना और उसको बदनाम करना, या उसको बदनाम करना। दूसरा देखा जाए तो पहला तो हो गया ये, ठीक है, जिसमें न्यायालय की स्थिति को कमतर आंकना और उसको बदनाम करना। यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या आ जाएगा? न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना। क्या हो जाएगा? न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना। ठीक है, यदि हम तीसरे पॉइंट की इसमें बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट होगा न्याय प्रशासन को किसी भी तरीके से रोकना। न्याय प्रशासन को किसी भी तरह रोकना। ठीक है, यह आपका तीसरा पॉइंट हो गया। पहले में हमने आपको बता ही दिया, दूसरे में ये है, तीसरे में भी बताया। ठीक है, चलिए, ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जैसे कि इसमें दिया है ना, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ये आती है आपके अनुच्छेद 137 के अंतर्गत, 137 के अंतर्गत। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जैसे इसमें दिया है ऐसी सामग्री का प्रकाशन करना या ऐसा कोई कार्य करना, कि कौन कौन से? जैसे कि ये पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिविल अवमानना का अर्थ हमने ये देख लिया, स्वेच्छा से किसी भी फैसले, आदेश या न्यायाधीश की अवहेलना करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर दिया है, चिल्का झील उड़ीसा दिया है, सूरजताल झील उत्तराखंड दिया है और पंचभद्रा झील राजस्थान दिया है। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट हो जाएगा।
देखिए ये सूरजताल झील जो है ये उत्तराखंड में नहीं है, कहाँ है फिर ये है आपकी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ? बाड़ालाचा दर्रे के निकट, बाड़ालाचा दर्रे के निकट है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, एक ही सुमेलित बताना है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और यूनेस्को में सूचीबद्ध वर्ष। सुंदरवन के सामने दिया है हमें 2004, पंचमढ़ी के सामने दिया है हमें 2000, ग्रेट निकोबार के सामने दिया 2012, नोकरेक के सामने दिया है हमें 2009। कमेंट करेंगे और बताएंगे एक कौन सा सही है इसमें। इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, नोकरेक जो है 2009 में, ठीक है। नोकरेक है कहाँ पे? ये है आपका मेघालय में, ठीक है। सुंदरवन की बात करें कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पंचमढ़ी की बात करें वो कहाँ है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। यदि बात करें हम सुंदरवन को 2004 में नहीं सूचीबद्ध किया गया था, इसको किया गया था 2001 में सूचीबद्ध किया गया था। और पंचमढ़ी की बात करें तो इसको 2009 में किया गया था, ग्रेट निकोबार की बात करें तो यह 2013 में किया गया था, यूनेस्को की सूची में सूचीबद्ध किया गया था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? अबोर, मिकिर, कुकी, डाफला। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए अबोर कहाँ है? अबोर है अरुणाचल में, मिकिर है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, डाफला भी आपकी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कुकी हमारी कहाँ है? कुकी है हमारी मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में, ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्र सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड, स्थापना वर्ष। कुटीर उद्योग बोर्ड के सामने दिया हमें 1948, केंद्रीय सिल्क बोर्ड के सामने दिया 1949, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के सामने दिया 1953, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1954। बताएंगे कि हाँ इसमें कौन सा एक गलत है। देखिए अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड जो है 1953 में नहीं, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी, ना कि 1953 में, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। सेकंड है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। सत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम है मैकाल पर्वत से, मैकाल पर्वत में भी कहाँ पे? अमरकंटक चोटी से, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। कह रहा बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, कहाँ गिरती? खंबात की खाड़ी में गिरती, ना कि बंगाल की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये
एस्चुरी का निर्माण भी करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। न कि डेल्टा का। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, केवल 1 राइट हो जाएगा। ठीक है। यदि बात करें, देखिए एमपी में इसका जो है सबसे ज़्यादा भाग मिलता है। एमपी में कितना 87 पॉइंट भाग मिलता है इसका, बहती है। और यदि बात करें गुजरात में भी बहती है, गुजरात में बहती है और महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं। फर्स्ट है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं। सेकंड है, अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा के ये केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है धन विधेयक को, ये लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है, नहीं, अनुदान जो मांग होती हैं वो केवल लोकसभा में ही होंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, राज्यसभा 14 दिन के भीतर, राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है। यदि लोकसभा और राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने और न मानने हेतु स्वतंत्र है। ठीक है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करे तो उसी रूप में क्या होता है, दोनों सदनों द्वारा उसको पारित मान लिया जाता है। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किसी निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या है, एक राज्य द्वारा राज्य के कार्य अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान है। यदि बात करें हम अनुच्छेद 16 की, इसमें क्या दिया गया है, अनुच्छेद 16 में दिया गया है अवसर की समानता, अवसर की समानता। ठीक है। यदि बात करें हम 15 की, 15 में क्या दिया गया, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूल वंश जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। यदि बात करें हम अनुच्छेद 43 की, अनुच्छेद 43 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 43 में दिया गया है
कर्मकारों के लिए निर्वाचन, कर्मकारों के लिए निर्वाचन और निर्वाचन मजदूरी, निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना और किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट, कनाडा, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, यदि बात करें कनाडा की तो कनाडा से और क्या क्या लिया गया है? देखिए, संसदीय प्रणाली कनाडा से ली गई है, संसदीय प्रणाली। ठीक है, और क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र भी लिया गया है और अवशिष्ट शक्तियां यहीं से ली गई हैं, अवशिष्ट शक्तियां यहां से ली गई हैं। यदि बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, यहां से क्या लिया गया है? ये प्रस्तावना की भाषा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और एक है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बात करें फ्रांस की, फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। यदि हम आयरलैंड की बात करें तो यहाँ से लिया गया आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व, और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह हो गया है या नहीं? इस प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, निर्वाचन आयोग की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, उच्चतम न्यायालय की सलाह पर, राज्यसभा अध्यक्ष की सलाह पर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। निर्वाचन आयोग की बात हो रही है तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कथन दिया है और कारण दिया है। कथन है, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। कारण है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे पास, दोनों सही आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। वैसे भी हमने धन विधेयक के बारे में अच्छी बात की है, अभी पीछे धन विधेयक से क्वेश्चन देखा हमने पीछे। ठीक है, तो बताएंगे कौन सा राइट होगा।
देखिए, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। हमने बात की थी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, न कि राज्यसभा में, तो ये भी ठीक है। आपका दोनों ऑप्शन ठीक है। व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक प्राक्कलन समिति के संबंध में सत्य नहीं है। इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, ये ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है नहीं है, ठीक है। तो इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो 30 होते हैं इसमें लोकसभा के। राज्यसभा का इसमें कोई वो नहीं होता है, ठीक है। कह रहा है लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है। नहीं, बजट पेश होने के पहले नहीं, बजट पेश होने के बाद किया जाता है, बाद इसका गठन किया जाता है, ठीक है। यही ऑप्शन होगा आपका, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकसभा में 30 सदस्य हैं, ये सही है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ये भी ठीक है। इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। ये सबसे बड़ी समिति भी मानी जाती है, प्राक्कलन समिति को सबसे बड़ी समिति माना जाता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, इसका जो कार्यकाल होता है आपका 1 वर्ष का। कार्यकाल कितने के वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसका जो अध्यक्ष होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है। अध्यक्ष जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक और समिति है इसमें, लोकलेखा समिति। यदि बात करें लोकलेखा समिति की, लोकलेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है, लघु लोकसभा भी कहा जाता है, और इसको जुड़वा बहनों के नाम से भी जाना जाता है, जुड़वा बहनों के नाम से, जुड़वा बहन, ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें होते हैं आपके 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा में और 7 किस में होते हैं? राज्यसभा में होते हैं, ठीक है। टोटल होते हैं 22 सदस्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से कौन सी सूचियों पर कानून बना सकती है? समवर्ती सूची पर, राज्य सूची पर, अवशिष्ट सूची पर, या ए और बी, यानी कि समवर्ती और राज्य सूची पर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका समवर्ती सूची और राज्य सूची दोनों पर बना सकती है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि बात करें 7वीं अनुसूची की, 7वीं अनुसूची की, 7वीं अनुसूची में ये तीन सूची दी हैं। कौन कौन सी? संघ सूची और राज्य सूची और आपका दिया है समवर्ती सूची। ये तीनों दिए हैं 7वीं अनुसूची में, ठीक है। यदि बात करें संघ सूची की, संघ सूची में जब लागू होने के समय इसमें कितने विषय थे? लागू होने के समय
लागू होने के समय इसमें कितने थे? 97 विषय थे। लेकिन यदि प्रेजेंट में बात करें, वर्तमान में बात करें, वर्तमान में हो गए इसमें 100। ठीक है। यदि इसमें बात करें, इसमें राज्य सूची में बात करें तो राज्य सूची में पहले लागू होने के समय थे कितने? 66 विषय। लेकिन वर्तमान में कितने रह गए हैं? वर्तमान में रह गए हैं 61 विषय। ठीक है। और यदि समवर्ती सूची की बात करें, समवर्ती सूची में है 47 विषय लागू होने के समय। और यदि बात करें अब वर्तमान में कितने हैं, तो ये हैं आपके 52 विषय। संघ सूची में कौन कौन से आते हैं? संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में क्या क्या आता है? जैसे देश की प्रतिरक्षा हुई, ये संघ सूची में आएगा, देश की प्रतिरक्षा। ठीक है। और क्या आएगा? विदेशी मामले जो हैं ये संघ सूची में आएंगे। राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची में शांति व्यवस्था, शांति व्यवस्था। और क्या आएगा? जैसे कि पुलिस है तो पुलिस भी आपकी राज्य सूची में आएगी। ठीक। यदि बात करें हम समवर्ती सूची की, समवर्ती सूची में क्या क्या आता है? समवर्ती सूची में जैसे विवाह और तलाक, और क्या आता है? शिक्षा। तो ये सब समवर्ती सूची में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? फर्स्ट है, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, ये भी ठीक है। तो आपके दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। यदि बात करें तो ये क्या होता है? ये अस्थायी अध्यक्ष होता है। अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी स्पीकर, अस्थायी स्पीकर या अध्यक्ष। ठीक है। यदि बात करें लोकसभा और राज्यसभा के कार्यों का संचालन करने के लिए सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है। और यदि बात करें लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है किस प्रख्यात न्यायविद संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? एन ए पालकीवाला, बी एन राव, के एम मुंशी, ग्रेनविल आइंस्टीन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा परिचय पत्र जो कहा था वो कहा था एन ए पालकीवाला ने कहा था। ठीक है। जैसे कि हमने बताया था प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को यानी कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? अनुच्छेद 137, 129, 132, 139। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आर्टिकल 129, अनुच्छेद 129। ठीक है। यदि बात करें हम 137 की, 137 में क्या दिया गया है? 137 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय की समीक्षा करने की विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय की समीक्षा करने की विवेकाधीन शक्तियां विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। ठीक है। आर्टिकल 137 की बात हो रही है। यदि बात करें आर्टिकल 132 की, 132 में क्या दिया है?
सुप्रीम कोर्ट को कुछ मामलों में हाई कोर्ट से अपील सुनने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को कुछ मामलों में हाई कोर्ट से अपील सुनने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, यदि बात करें हम 139 की, 139 में क्या दिया है? इसमें दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को व्यापक कानूनी उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को व्यापक कानूनी उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की अनुमति दी गई है। अब यदि इसी से संबंधित एक और देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी रिट से संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस या किन देशों से अधिक है? जापान, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन है हमारे पास 1 2 4, 1 2 3 और 1 4 और 2 3 4। देखिए जापान की भी ज़्यादा है, जापान और पाकिस्तान और ब्राज़ील, इंडोनेशिया की नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किन देशों से अधिक है? ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम बताना, यानी कि बढ़ते से घटता क्रम बताना, जैसे कि 4 3 2 1 इस तरीके से। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में होती है? ऑप्शन है हमारे पास नहर, नलकूप, तालाब, कुएं, अन्य साधन। नलकूप, तालाब, कुएं, अन्य साधन, नहर। नलकूप, नहर, तालाब, तालाब, कुएं, अन्य साधन। और नलकूप, नहर, अन्य साधन, तालाब, कुएं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए सबसे ज़्यादा होता है नहर, ये सबसे ज़्यादा होता है नलकूप, फिर होता है उसके बाद नहर, फिर होता है तालाब, कुएं, फिर होता है अन्य साधन। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद हैं? कौशल, सूरसेन, पांचाल, वत्स। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में स्थित कितने वो हैं महाजनपद हैं? तो ये हैं आपके 8, जैसे कि कौशल पहला हो गया, दूसरा सूरसेन हो गया, तीसरा और चौथा पांचाल और वत्स हो गया। ठीक है, तो इसमें और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि कुरु है, और कौन सा हो सकता है? कांसी है। कांसी के बाद देखा जाए तो चेदी है, चेदी भी उत्तर प्रदेश में है, और मल्ल है। तो ये आपके सारे उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ था। 1 जुलाई 1950 को, 1 जनवरी 1956 को, 1 जुलाई 1952 को और 1 जनवरी 1951 को। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए इसमें होगा आपका 1 जुलाई 1952 को। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। ठीक है, 1 जुलाई 1952 को। ये किससे संबंधित कानून था? यह भूमि के
भूमि के समतापूर्ण वितरण से संबंधित कानून था। समतापूर्ण वितरण से संबंधित कानून था। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता था, प्रत्येक व्यक्ति की जो भूमि होती थी, भूमि धारण क्षमता को सीमित किया गया था इसी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए सम्मेलनों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अधिवेशन दिए हैं, अध्यक्ष दिए हैं। लखनऊ अधिवेशन दिया है 1852 में, यानी कि रमेश चंद्र दत्त। इलाहाबाद के सामने दिया है, इलाहाबाद अधिवेशन 1910 विलियम वेडरबर्न। लखनऊ अधिवेशन 1916 जवाहरलाल नेहरू। बनारस अधिवेशन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कौन थे इसमें? इसमें थे आपके अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, यदि बात करें नेहरू की, ये भी लखनऊ समझौते, ये लखनऊ अधिवेशन में थे, लेकिन ये जो थे 1936 में थे, 1936 के अधिवेशन में थे लखनऊ में। ठीक है, तो कितने हुए थे ये? देखिए, लखनऊ, इलाहाबाद में 3 थे। इलाहाबाद में कौन कौन से थे? देखिए, इलाहाबाद में एक था 1888 में जॉर्ज यूल। 1888 में ये इलाहाबाद में जॉर्ज यूल थे। इलाहाबाद में 1888 के अधिवेशन में जॉर्ज यूल थे। ठीक है, यदि बात करें 92 की, 1892 में इलाहाबाद की, तो उसमें कौन थे? उसमें थे व्योमेश बनर्जी। ठीक है, लखनऊ की बात करें, हमने देखा 1916 और 1936। ठीक है, और अब बात करें हम मेरठ की, तो मेरठ में जो हुआ था वो हुआ था 1946 में। मेरठ में हुआ था 1946 में। इसके वो कौन थे? तो इसमें थे आपके जे.बी. कृपलानी, आचार्य जे.बी. कृपलानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। सत्य कथन बताना है, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दोनों सही हैं। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा जिला है, एकमात्र जिला कौन सा है? ललितपुर है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के यदि एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वो कौन सा लगता है? वो लगता है सहारनपुर लगता है। ठीक है, यदि बात करें एमपी की, तो एमपी की जो सीमा है कितने राज्यों से लगती है? एमपी की सीमा 5 राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, यदि बात करें यूपी की, तो यूपी की कितने राज्यों से लगती है? यूपी की लगती है 8 राज्यों से, 8 राज्यों से और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि नई दिल्ली से, NDLS से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से किसका निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से रहा है? चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी, VP सिंह, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। कमेंट करेंगे और बताएंगे कहाँ से रहे हैं ये निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 और 2, 1 to 5, 2, 4, 5 और उपरोक्त सभी। बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। यूपी से जो रहे हैं वो कितने रहे हैं? 9 प्रधानमंत्री रहे हैं अभी तक। ठीक है,
चंद्रशेखर कहाँ से रहे हैं, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सभी हैं। चंद्रशेखर कहाँ से हो जाएगा, बलिया, ये थे बलिया, बलिया निर्वाचन क्षेत्र था। ठीक है, यदि मोदी की बात करें तो ये वाराणसी, वाराणसी से। ठीक, वीपी सिंह की बात करें, ये थे फतेहपुर से, फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र था। ठीक है, चौधरी चरण सिंह की बात करें, इनका वो क्या था, इनका था बागपत निर्वाचन क्षेत्र, बागपत से। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, ये कहाँ से थे, इलाहाबाद से। ये भी ध्यान रखेंगे, जो कि अब प्रयागराज हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ हुआ 2005, 2017, 2009, 2000। कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या राइट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका 2009, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि इससे संबंधित और परियोजनाएं देखें, जैसे कि मिड डे मील है, मिड डे मील है, मिड डे मील 1995। और बात करें यदि एक जिला एक उत्पाद की, एक उत्पाद एक जिला एक उत्पाद योजना की, एक जिला एक उत्पाद योजना की, उत्पाद योजना। ठीक है, ये कब आई थी, ये आई थी 2018 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देवी सिंह मथुरा, कदम सिंह मेरठ, मौलवी लियाकत अली फैजाबाद तात्या टोपे कालपी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, मौलवी लियाकत अली खान फैजाबाद से नहीं थे, कहाँ से थे, ये थे आपके इलाहाबाद से। ठीक है, फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद में कौन था, फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, महाराजगंज। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, नेपाल से जो लगती है 7 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, शाहजहांपुर। ठीक है, यदि देखें तो कौन कौन से, एक तो लखीमपुर खीरी हो गया, ठीक, दूसरा आपका पीलीभीत हो गया, तीसरा आपका महाराजगंज हो गया। ठीक है, पीलीभीत, महाराजगंज, और कौन सा है, बहराइच हो जाएगा। बहराइच के बाद देखें तो बलरामपुर हो जाएगा, बलरामपुर हो जाएगा। उसके बाद देखें तो श्रावस्ती हो जाएगा, श्रावस्ती के बाद देखें तो सिद्धार्थनगर हो जाएगा। ठीक है, कितने हो गए, देखिए 3 तो ये हो गए, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया, छठा ये हो गया, और 7वां सिद्धार्थनगर हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखने हैं ताकि आगे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थापित आयोग का गठन वर्ष और सही सुमेलित हमको बताना है। राज्य सूचना आयोग के सामने दिया 2005, राज्य महिला आयोग के सामने दिया 2013, राज्य मानवाधिकार आयोग के सामने दिया हमें 2002, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चारों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है,
24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया और वर्ष 1950 में 24 जनवरी को प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ऑप्शन है हमारे पास ए आर दोनों सही व्याख्या करता है, दोनों सही व्याख्या नहीं करता, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, ये ठीक है। वर्ष 1950 में 24 जनवरी को प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ये भी ठीक है। दोनों ठीक है, व्याख्या भी करता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया? 1989 में, 1999 में और 2001 में और 1992 में। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1989 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के तराई क्षेत्र में निवास करती है? थारू, भोक्सा या बुक्सा, पहरिया या पहाड़िया, बैगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये तराई क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ के लोग किस वंश से संबंधित हैं? तो वो हैं किरात वंश से संबंधित है। किरात वंश से संबंधित है ये जाति। ठीक है, यहाँ जो है बदले में विवाह प्रचलित है, बदला विवाह प्रचलित है। ठीक है, थारू कहाँ पाई जाती है? यूके और यूपी में तो पाई जाती है। ठीक है, और बिहार 3 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। भोक्सा या बुक्सा की बात करें तो ये यूपी और यूके में पाई जाती है। पहरिया या पहाड़िया ये कहाँ पाई जाती है? झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए बैगा की बात करें तो वो है एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना द्वारा किस प्रकार के उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा? छोटे उद्योगों का, मध्यम उद्योगों का, परंपरागत उद्योगों का या उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए हमने बताया था ना, इसमें एक उत्पाद एक योजना अभी पीछे, एक जिला एक उत्पाद योजना तो कब आई थी? 2018 में आई थी। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? छोटे भी, मध्यम भी और परंपरागत भी, तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित भूकंपीय तरंगों में से कौन सी एक सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती है? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे और पी और एस दोनों तरंगे। सिर्फ मतलब ठोस में चल सकती हैं। इसमें होगा आपका एस तरंग यानी कि सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंग। पी वेव को कहते हैं हम अनुदैर्घ्य या प्राइमरी तरंग भी कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक, इसको कहते हैं हम अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। एल जो तरंगें होती हैं दोनों प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ भी, ए बी और बी भी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य भी। यदि बात करें ये ठोस और तरल दोनों में होती हैं और ये केवल ठोस में होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 90
डिग्री पूर्वी कटक स्थित है? हिंद महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 90 ईस्ट कटक आपका हिंद महासागर में हो जाएगा। चलिए, आपको एक कमेंट करके एक बात बतानी है कि 57 जो गर्त हैं वो किस किस महाद्वीप में अधिक है, किस महाद्वीप में कितने हैं, ठीक है, किस महासागर में कितने हैं, ठीक है, महाद्वीप में नहीं, महासागर में, जैसे कि हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये इस तरीके से प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? डैन्यूब नदी की एक तरफ नदियां दी गई हैं, एक तरफ उद्गम स्रोत दिए हैं। डैन्यूब के सामने दिया ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लू नील के सामने दिया विक्टोरिया झील, मिसिसिपी के सामने दिया इटास्का झील और यांगटीसी के सामने दिया तिब्बत पठार। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ब्लू नील। ब्लू नील कहाँ है? ताना झील, ना कि विक्टोरिया झील, ताना झील, ताना झील, इथोपिया, इथोपिया, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, मिसिसिपी यूएसए और यांगटीसी चीन, चीन है। ये आपका अफ्रीका हो जाएगा, ये आपका यूएसए हो जाएगा और ये आपका जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हरमट्टन पवन को डॉक्टर विंड भी कहते हैं। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट की आर्द्र और शुष्क वायुओं में शुष्कता लाकर मौसम को स्वास्थ्यप्रद बनाती है। ऑप्शन हमारे पास दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है, दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन है, दोनों ठीक है, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है, ठीक है। यदि बात करें तो ये अफ्रीका के कैसे पश्चिमी तट पर है, ठीक, गर्म और शुष्क पवन है, आर्द्र और शुष्क या गर्म और शुष्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को भौमिक विकिरण कहा जाता है। भौमिक विकिरण दीर्घ तरंगों वाला होता है। सही बताना है, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका दोनों सही हैं। पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को भौमिक विकिरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौमिक विकिरण, ठीक है। किसमें होता है? दीर्घ तरंगों वाला होता है भौमिक विकिरण। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दोनों सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ जनजाति दी है, दूसरी तरफ निवासी स्थान। बुशमैन के सामने दिया कालाहारी, पिग्मी के सामने दिया कांगो, बद्दू के सामने दिया सहारा मरुस्थल। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 2 दोनों सुमेलित हैं, 2 और 3 सही सुमेलित हैं, 1 और 3 सही सुमेलित हैं, 1 2 3 सही सुमेलित। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, सभी अफ्रीका में। बुशमैन कहाँ है? कालाहारी में, बोत्सवाना, पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू, सहारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को कहा जाता है। ग्वांको, ग्वानो, चाको, एक्सटोंसिया। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका गुआनो, ठीक है। गुआंको की बात करें
तो ये कहाँ है? अर्जेंटीना के पास पशुपालक हैं ये, अर्जेंटीना के पशुपालक। यदि बात करें एक्सटोंसिया की, ये हैं दक्षिण अमेरिका में विशाल पशु फॉर्म हैं। क्या है? पशु फार्म हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिकी देश नहीं है? निकारागुआ, गुआना, एल सल्वाडोर, बेलीज। बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, ये जो गुआना है, गुआना कहाँ है? मध्य अमेरिका में नहीं आता है, ये आता है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका में आता है, जिसकी राजधानी क्या है? राजधानी है आपकी जॉर्ज टाउन राजधानी है इसकी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। चलिए, बाकी जो हैं तीनों, निकारागुआ, एल सल्वाडोर और बेलीज, ये हैं आपके मध्य अमेरिकी देश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2000। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। और ये आपका पहले आ चुका है एग्ज़ाम में, तो ये आपका PYQ में आ चुका है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम भी आ चुका है, ये दो तो आ ही चुके हैं। ठीक है, वन्यजीव भी आ चुका है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, अधिकतर पूछा गया कोई वो है अधिनियम। देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ठीक है, और वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 भी ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी ठीक है, लेकिन जैव विविधता अधिनियम 2000 ये गलत हो जाएगा आपका। यही सी होगा, यही ऑप्शन राइट होगा डी, और ये होगा इसमें 2000 नहीं है, 2010 है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, ये आपको बताना जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यदि बन सकता है तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है? कंपोज डाउन्स, स्टेपीज सवाना, सवाना प्रेरीज, कंपोज सवाना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए, कंपोज और डाउन्स की बात करें और स्टेपीज और सवाना की बात करें, सवाना और प्रेरीज की बात करें, ये क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यदि इसकी बात करें तो ये है आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गोदावरी की ये सहायक नदियां हैं। गोदावरी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है नासिक से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कहाँ से निकलती है? नासिक से, और इसकी ये सहायक नदियां हैं। और यदि इसकी लंबाई की बात करी जाए तो लंबाई कितनी है जिसमें प्रवाहित होती है जितनी? यह 1465 किलोमीटर में। ठीक है, इस गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा के नाम से, दक्षिण गंगा, और या इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा। कृष्णा कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे कि भीमा हो गई, तुंगभद्रा हो गई, और कौन सी हो गई? मूसी हो गई,
ठीक है। और कौन सी हो जाएगी, अमरावती हो गई। तो ये सब कृष्णा की हैं, अमरावती, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर, ठीक है। यदि बात करें हम नर्मदा की, नर्मदा कहाँ से निकलती है, ये निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलती है। ये एस्चुरी का निर्माण करती है, जैसे कि पीछे बताया था एस्चुरी का निर्माण करती है। और कहाँ गिरती है, ये गिरती है खंबात की खाड़ी में, ये भी बताया था, ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। यदि इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई है 1312 किलोमीटर। चलिए बात करें महानदी की। महानदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है, सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी से निकलती है। और इसकी जो लंबाई है वो है 851 किलोमीटर, 851 किलोमीटर लंबी है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, ब्राह्मणी और वैतरणी, ब्राह्मणी और वैतरणी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान CTRI स्थित है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, मंगलोर कर्नाटक में। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा आपका राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस या किन राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ऑप्शन है हमारे पास ये है, देखिए यदि शुरू करें ये सब, इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 82.5 डिग्री से गुजारा गया है, 82.5 डिग्री से पूर्वी देशांतर। सबसे पहले यदि बात करें तो हम उड़ीसा, ये सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश, दूसरे पे बात करें हम MP, तीसरे पे बात करें हम छत्तीसगढ़, चौथे पे बात करें हम उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये हैं आपके आंसर 1 2 3 5 1 2 3 4 5। और ये तेलंगाना इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिए हमें पर्वत पठार, दूसरी तरफ दिया हमें सर्वोच्च चोटी, अरावली, गुरु शिखर, मैकाल, अमरकंटक, सतपुड़ा, धूपगढ़ और नीलगिरी अनाईमुड़ी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है आपकी दोदा बेटा, ना कि अनाईमुड़ी, दोदा बेटा है, ठीक है। नीलगिरी किन किन राज्यों में फैली है, जैसे कि बात करें हम केरल में और तमिलनाडु में और कर्नाटक में। चलिए देखते हैं। ये जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी है। ये नीलगिरी की बात करें तो ये सबसे बड़ी चोटी है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताना। जेट विमान द्वारा उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ओजोन परत में छिद्र की समस्या उत्पन्न होती है। ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारक या कारण क्लोरीन है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत।
कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट, एक कौन सा गलत है इनमें। देखिए, जेट विमान द्वारा उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ओजोन परत में छिद्र की समस्या उत्पन्न होती है। सही है। और ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारक क्लोरीन है, ये भी आपका ठीक है। दोनों सत्य हैं और ये पूछ रहा है सत्य, तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। समताप मंडल में। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे पार्ट 2 में, टेस्ट 8 के। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, जहाँ पे आपको सुबह मॉर्निंग में पेपर मिल जाता है, दैनिक जागरण। ठीक है। और तो जो इसका लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।